नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की एक ऐसी अंतिम महामैराथन वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। एक अकेली ऐसी वीडियो जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक का निचोड़ मात्र एक अकेली वीडियो में आपको कराने वाला हूं। अधिकतर क्वेश्चन ज्योग्राफी के डायरेक्ट आपको इसी हमारी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डाल दिए हैं। इस वीडियो में 500 से अधिक क्वेश्चन आपको बिल्कुल कम टाइम में कराऊंगा, ताकि पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन आपका हो जाए। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको सबसे सुविधा यहाँ पर क्या मिलेगी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उत्तर को पढ़ेंगे, ताकि आपका कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए। और यह वीडियो यकीन मानो पेपर के दिन आपको यहीं से हमारी वीडियो से ही क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर ख़त्म करा दूंगा बहुत कम टाइम में। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। सिलेबस में आपका एक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए सबसे पहले इस टॉपिक से यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है, यदि पृथ्वी की तुलना एक सेब से की जाए तो क्रस्ट या भूपर्पटी की मोटाई सेब के किस भाग के समान होगी? तो सेब के छिलके के समान होगी। पृथ्वी की भूपर्पटी स्थल मंडल पर प्रचुरता से पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, है ना। भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन संख्या 3। भूपर्पटी के शैलों में लगभग कितने विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं? 2000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज आपके भूपर्पटी के शैलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी के नीचे अतः स्तर में मुख्य स्तर से कितनी परतें मानी गई हैं? 3 परतें आपकी मानी गई। 3 परतें कौन कौन सी है? पहली है आपकी सियाल, दूसरी है आपकी सीमा और तीसरी है आपकी निफे, ठीक है ना। जिसको ऊपर की परत को बोलते हैं परपटी या क्रस्ट, बीच वाली को बोलते हैं मेंटल, नीचे वाली को बोलते हैं क्रोड। ये 3 परतें आपकी पाई जाती हैं। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, या इसको भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किन तत्वों के मिश्रण से बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। SiAl बोलते हैं। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, Al का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक। तो इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई। आगे देखो, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भूपृष्ठ पर महाद्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से किन पदार्थों से हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। मैं जहां कह दूं इंपॉर्टेंट, तो उस क्वेश्चन के बहुत चांस है कि पेपर में डायरेक्ट उठ जाए। तो यहाँ पर देखो, महाद्वीप की बात की गई है, तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सियाल परत। यहाँ पर 2 बातों में आपको कंफ्यूजन आपको लगेगा। पहली बात आपकी महाद्वीप पूछ लेगा, दूसरा आपसे महासागर पूछ लेगा। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, महासागर में आपका सीमा पाया जाता है, सीमा, SIMA। सीमा बोले तो SI का मतलब सिलिका, MA का मतलब मैग्नीशियम। महासागर में सीमा और महाद्वीप में सियाल का मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। दोनों बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। क्वेश्चन संख्या 7 यहाँ पर कहता है, सियाल परत को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऊपरी मेंटल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और सियाल परत के ठीक नीचे आपकी कौन सी होती है? सीमा होती है। सिलिका और मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, सिलिका एंड मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं बारीकी से इन सभी क्वेश्चन को करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मैंने सिलेबस का छोड़ा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। और जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसको तो लाभ होने ही वाला है। वो कहेगा, पेपर जब देकर के एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा तब वो कहेगा, तब वो आएगा इस वीडियो पर कमेंट करने, ठीक। सीमा परत को पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो निचला मेंटल बोलते हैं सीमा परत को पृथ्वी। देखो यहाँ पर मैं समझा दूं आपको, एक चित्र मैं इस प्रकार से डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? परपटी हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर परपटी, इसके नीचे आपकी मेंटल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और सबसे नीचे आपकी क्रोड हो जाएगी। इस प्रकार से होता है। परपटी को सियाल बोलते, मेंटल को सीमा बोलते, क्रोड को निफे बोलते हैं। परपटी के नीचे मेंटल होती है, मेंटल के नीचे आपकी क्रोड होती है। तो यहाँ पर सीमा पूछा है, सीमा आपकी मेंटल और इसके नीचे आपका निचला मेंटल, ठीक है ना। इसको इसी नाम से पुकारते हैं। आगे देखो,
पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाने वाली परत को क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। क्रोड में निफे पाया जाता है, NiFe। निफे का मतलब निकेल और फेरस, यहाँ पर लिखा भी है निकेल और फेरस अर्थात लोहा पाया जाता है। किसमें? निफे परत का निर्माण किन भारी धातुओं से हुआ है? निकेल और लोहे से हुआ है ना। ये किससे बनी है? ये क्रोड का निर्माण होता है निकेल और फेरस से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण क्रोड किस अवस्था में है? तो ये आपकी गाढ़े व तरल अवस्था में पाई जाती है तापमान और दबाव के कारण। क्रोड के दो पार्ट हैं आपके, एक बाह्य क्रोड है और एक आपका आंतरिक क्रोड है। ठीक। 30 और 15वां नंबर का क्वेश्चन, भूपर्पटी के अनुसार पृथ्वी की कुल गहराई कितनी मापी गई है? तो 6371। ये इंपॉर्टेंट है। 6371 गहराई है आपकी भूपर्पटी के अनुसार। पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है? 6371। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर की नज़र से। अब आपका एक चैप्टर है ना, उसी से संबंधित है, शैल, चट्टान एवं उनके प्रकार से। जितना मैं आपको समझाऊं उतना आप लोग सुन लेना, बस आपका काम तमाम हो जाएगा। अगला देखो, भूगोल की भाषा में शैल या चट्टान का अर्थ क्या होता है? भूपटल या पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ, चाहे वे पत्थर की तरह कठोर हो या मिट्टी की तरह मुलायम हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको शैल या चट्टान बोलते हैं। ठीक। निर्माण या रचना की दृष्टि से शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय होता है, परतदार होता है, अवसादी होता है, रूपांतरित होता है। ठीक है ना। और उसके बाद आपका क्या है? सामान्य रूप से भूपृष्ठ के नीचे बनी चट्टान को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नस रॉक बोलते हैं। और देखो, सामान्य रूप से भूपृष्ठ के ऊपर निर्मित उसको परतदार या अवसादी शैल बोलते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? इग्निस शब्द, जिसका अर्थ होता है आग। अगला देखो, अगला यहां पर कहता है आग्नेय शैलों की रचना पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले किन पदार्थों से ठंडा होकर के जमने से होती? तो मैग्मा, लावा, इन पदार्थों से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अगला कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित गर्म व पिघले हुए रूप को मैग्मा बोलते हैं। जब पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर पहुंचता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लावा कहा जाता है। आग्नेय शैल के उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट है, बन सकेगा क्वेश्चन। तो आग्नेय शैल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट। अब आग्नेय शैल आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाहरी, यहाँ पर लिख दूं 2 प्रकार के कौन कौन से। एक तो आपका बाहरी हो गया या बहिर्वेदी बोल लो। एक होता है अंदर, आंतरिक। अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल भाषा में। अंदर में जो अंदर लावा जम जाए धरातल के नीचे, बाहर जो धरातल के ऊपर मैग्मा लावा आ जाए, बाहर जम जाए धरातल के पपड़ी के ऊपर जम जाए, उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। जैसे बेसाल्ट की बात की जाए, यहाँ पर लिखा है बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका कैसा है? बाहरी है, बाहे है या बाहरी लिख देता हूँ मैं। और ग्रेनाइट कैसा? ये अंदर है, ये धरातल के अंदर आपका जम जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब बात करें आगे पॉइंट की। पृथ्वी की भूपटटी का कितना भाग आग्नेय शैल से बना है? 2/3 भाग बना है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतर भाग आग्नेय शैल से बना है? आग्नेय शैल से दक्षिण का पठार बना है। बेसाल्ट का पठार भी आग्नेय शैल से ही बना है। आग्नेय शैलों में परतें और जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक गर्म, पिघले मैग्मा के ठंडे होने, रवेदार दानेदार संरचना के कारण इसमें नहीं पाए जाते हैं। और जीवाश्म पाए किसमें जाते हैं? जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? ये आपके अवसादी में पाए जाते हैं। किसमें? अवसादी बोल लो या इनको परतदार बोल लो, अवसादी शैलों में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला, सोना, चांदी, लोहा, ब्रक किसके उदाहरण हैं? आग्नेय शैल के हो जाएंगे। परतदार की बात की गई। परतदार या अवसादी शैल का निर्माण किस प्रकार से होता है? कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियों, अवसादों की परतों के रूप में, प्लस इसमें आपके जीवाश्म भी पाया जाता है। ये भी नोट पॉइंट लिख लेना, जीवाश्म भी इसी में ही आपका पाया जाता है। अगला, अवसादी शैल कितना प्रतिशत है आपका पृथ्वी पर? 3/4 है पृथ्वी पर। वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? लोयस। लोयस जो है ना, ये परतदार का उदाहरण है जो कि वायु के द्वारा बनता है। लोयस कहाँ पर बनते हैं? लोयस बालू से बनता है। ये बनता है आपके रेगिस्तान में। कहाँ पर? रेगिस्तान में लोयस के बनते हैं। सर्वाधिक लोयस के मैदान, निक्षेपण मैदान आपके चाइना में पाए जाते हैं। ठीक। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है भारत का पहरेदार कहलाने वाले किस पर्वत को परतदार चट्टानें पाई जाती हैं? परतदार चट्टानें किसमें है भाई? हिमालय पर्वत में। माननीय हिमालय पर्वत, एकदम सम्मान से लिखा गया, माननीय हिमालय पर्वत।
क्योंकि हमारी रक्षा करता है ना हिमालय पर्वत, पहरेदार के रूप में है। और हिमालय का निर्माण परतदार से हुआ है, अवसादी से हुआ है। बालू पत्थर, स्लेट, चूने पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी, चौक, ये आपके परतदार अवसादी सेल के उदाहरण हो जाएंगे। शायद क्वेश्चन पेपर में मिलान से बन जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट। खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म, ये आपके परतदार हैं। परतदार को अवसादी बोलते, क्या बोलते? अवसादी बोलते हैं। ठीक, इसमें खनिज तेल, आपके पेट्रोलियम वगैरह सब कुछ आ जाता है। अगला, रूपांतरित या परिवर्तित सेल का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय या परतदार सेल के दाब और ताप के द्वारा होता है। देखो, जब आग्नेय सेल में या आपके अवसादी सेल में ताप दाब पड़ता है, आग्नेय या परतदार सेल में ताप दाब पड़ता है, तब रूपांतरित या परिवर्तित सेल का निर्माण होता है। सिंपल सी बात। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान में क्या परिवर्तन होता है और क्या नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रश्न, देख लेना पेपर में। चट्टान का संगठन या रूप रंग बदल जाता है, परंतु उसका विघटन या टूटना फूटना नहीं होता है, उसका वियोजन नहीं होता है। जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि रूपांतरण होता है जब आग्नेय या अवसाद सेल में ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा, क्या चट्टान आपकी टूटेगी? उत्तर होगा टूटेगी नहीं, बल्कि रूप बदलेगा, संगठन और रंग रूप बदल जाता है। लेकिन उसका विघटन, विघटन का मतलब टूटना फूटना, और वियोजन उसका नहीं होता है, रूप बदलता है, संगठन बदलता है। ठीक, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगला, चूने का पत्थर अत्यधिक ताप दाब के कारण रूपांतरित सेल में संगमरमर में बदलता है चूना पत्थर। और जो आपका ताजमहल है ना, विश्व प्रसिद्ध, किस चट्टान से बना है? तो रूपांतरित से ही बना है, रूपांतरित या कायांतरित इसको बोल सकते हैं। बालू का पत्थर चीका मिट्टी पर ताप दाब पड़ेगा तो क्या बनेगा? क्वार्टाइज, और चीका तत्व अभ्रक, ये क्वार्टाइज्ड बन जाएगा। ठीक, कोयला में जब अत्यधिक ताप दाब बढ़ेगा तो ये हीरा बन जाएगा। देखो, कोयला ही हीरा बनता है, कोयला ही हीरा बनता है। अब कोयला क्या है? कोयले में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोयला कैसा सेल हो जाएगा? कोयला आपका अवसादी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अवसादी हो जाएगा या परतदार हो जाएगा। जब अवसादी या परतदार सेल में दाब पड़ेगा तो हीरा बन जाएगा। अब हीरा क्या हो गया मित्र? हीरा आपका कायांतरित हो गया या आपका रूपांतरित हो गया। ठीक, हीरा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, 2 टॉपिक मैंने 40 प्रश्नों में समाहित कर दिए। अदर की मैं बात करूं, लोग 1-2 घंटे में ये 40 क्वेश्चन कराते हैं। मात्र मैंने आपको 10 मिनट में, कितने? 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। और इस प्रकार अभी आगे बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार मित्र, लाइक कर लो। कल को इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखने से चूक जाओगे, नुकसान हमारा होगा या आपका होगा? बताओ, आपका ही होगा नुकसान इसमें। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य आप लोग कर लेना, ताकि वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए, वीडियो आप लोग उस वीडियो को देख लो। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ये वाली पीडीएफ चाहिए जो हम आपको ये वीडियो ही करा रहे हैं, ये 1 लाइनर की पीडीएफ है, आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ आपको पीवाईक्यू पूछे गए सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। मात्र आधे घंटे में पूरा पीवाईक्यू सभी ईयर्स का आप लोग रिवीजन कर पाओगे। इसके साथ प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा, हैंड रिटन जो हमने बनाया है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 1 लाइनर मिल जाएंगे। 1 लाइनर तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होगे। ये सब कुछ मिल जाएगा मात्र आपको 299 में। मिलेगा कैसे? दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। एक नज़र में मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कैसे हैं, पीवाईक्यू कैसे हैं, 1 लाइनर कैसे हैं, थ्योरी नोट्स कैसे हैं। आप सभी को नोट्स कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। अभी मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन के जरिए बहुत से क्वेश्चन आपको करा दिए, जिसमें मैंने आपको भूपर्पटी के बारे में बेहतरीन ढंग से समझा दिया। मेंटल, क्रोड, इन तीनों परत को मैंने बताया। उसके बाद सेलों के प्रकार, आग्नेय, परतदार, कायांतरित, तीनों के बारे में बताया, उदाहरण देकर के बताया। महत्वपूर्ण विशेषता जितनी भी थी वो मैंने सब कुछ बता दी। कुछ पॉइंट आपके स्किप हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 लाइनर के फॉर्मेट में मैं आपको अंतिम रिवीजन करा रहा हूं। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग इन नोट्स को एक बार लेकर के पढ़ लेना, पॉइंटों को मैंने हाईलाइट किया है। अब जितने भी मित्रों को ये लग रहा होगा कि पेपर का अंतिम दौर हम कैसे पढ़ेंगे इनको, बिल्कुल कम टाइम में पढ़ सकते हो। मात्र आपके पास 4 से 5 घंटे का अगर टाइम है, आपके अंदर हिम्मत है 4 से 5 घंटा पढ़ने की, तो पूरा 60 नंबर का सिलेबस आप लोग पढ़ लोगे। इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा आपको? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा सा है, 4 से 5 घंटा पढ़ोगे, 60 नंबर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा।
नोट्स के साथ आप सभी को PYQ ऑल ईयर्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा 2011 से 2022 तक। वो भी मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में कर दिया है ताकि अंतिम टाइम आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन को पढ़ लेना, PYQ को, उसके सामने उत्तर को पढ़ लेना, ताकि बहुत कम समय में अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन ही पेपर को क्रैक कराने का एक ही माध्यम है, ठीक है ना। इनको पढ़ लेना, सभी वर्ष के आपको PYQ मिल जाएंगे, ठीक, ये आपको मिल जाएगा। देखो, एक तो आपको कंप्लीट नोट्स में दे दूंगा, प्लस आपको PYQ क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के हजारों की संख्या में वन लाइनर के क्वेश्चन दे दूंगा। बहुत सारा आपका रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल कम टाइम में। इससे बेहतर और बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता SST में, क्योंकि ये 60 नंबर का मामला है, पास फेल यहीं से लोग होते हैं। तो आपको करना क्या है, 299 में ये मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ आपको नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज तो कर लेना है। चलिए अब मैं आगे के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, धरातल पर आकृतियों के आधार पर भू आकृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, या इनको प्रथम उच्चावच, द्वितीय उच्चावच या तृतीय उच्चावच के नाम से भी जानते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं? तो भू आकृतियों के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? प्रथम श्रेणी में आपके महाद्वीप और महासागर आते हैं, ये बात याद रखना। महाद्वीप और महासागर फर्स्ट में आते हैं, ठीक है ना। और दूसरे में कौन से आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान आपके आते हैं दूसरे में, सेकेंड उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच में आते हैं। और टीले, नदी, घाटियां, डेल्टा ये तृतीय में आती हैं। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार और यहाँ पर नजर गड़ा करके देख लो, ठीक है ना। पहले में महासागर, महाद्वीप, दूसरे में पर्वत, पठार, मैदान, तीसरे में टीले, नदी, डेल्टा आपके आते हैं। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 श्रेणी के उच्चावच आपके हैं भूगोल में। अगला, भू आकृतियों को बनाने या बिगाड़ने वाले बल, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। सिलेबस में दिया गया है आंतरिक बल और बाह्य बल, देख लेना ज्योग्राफी का। आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर वह शक्ति जो भूपटल पर परिवर्तन लाती है उसे आंतरिक बल बोलते हैं, जो अंदर परिवर्तन लाए। बाहर जो परिवर्तन लाए उसको बाहरी बल बोलते हैं। आंतरिक बल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2, एक दीर्घकालिक, एक आकस्मिक। आकस्मिक में भूकंप अचानक से आता है, दीर्घकालिक जो धीरे धीरे होता है, जैसे प्लेटें आपकी खिसक रही हैं। दीर्घकालिक बल की गति कैसी होती है? मंद गति होती है, मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता, बहुत धीरे धीरे चलती है। और महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण किस गति के कारण होता है, किस बल के कारण होता है? तो दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल धीरे धीरे अपना प्रभाव डालता है, जैसे महाद्वीप बनने में, पर्वत, पठार, मैदान बनने में। और आकस्मिक के कारण क्या होता है? कुछ ही सेकंड में या मिनटों में विनाश लाते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है, मिनटों का काम सेकंड में करते हैं आकस्मिक बल। बात क्लियर। अगला, आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर स्थित एकमात्र विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा जाता था। फिर ये पैंजिया था, ये टूट जाता है गोंडवाना लैंड, और आपका ऊपर के भाग में अंगारा लैंड में टूट जाता है। गोंडवाना लैंड आपके भारत का है, ठीक। और वर्तमान में 7 महाद्वीप, महासागर किसके धीरे धीरे खिसकने, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बनते हैं। पृथ्वी के अंदर की प्लेटों के खिसकने के कारण बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर का विस्तार और आकार प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? इंपॉर्टेंट है ना। ये कहीं और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अगला, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पहले कौन सा सागर लहराता था? वहां पर पहले सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? टेथित सागर। कौन सा? टेथित सागर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तो धरातल में मोड़ पड़ने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? बलित या फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। जब आमने सामने आते हैं, बल लगता है तो बलित पर्वत आपके बन जाते हैं। और रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी या होस्ट पर्वत का निर्माण किस बल के कारण है? दीर्घकालिक आंतरिक बल के कारण इसका निर्माण हुआ है। अगला कहता है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी दरार घाटी भ्रंश घाटी का प्रमुख उदाहरण है? तो नर्मदा आपकी सतपुड़ा रेंज से बहती है और ये भ्रंश घाटी से बहकर के बहती है। भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा है। और ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ भी है, ठीक है ना, ये PYQ भी है। अगला यहाँ पर कहता है, ज्वालामुखी तथा भूकंप किस प्रकार के बल के कारण पैदा होते हैं? आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी आते हैं।
ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं? मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर, ये सब कुछ बाहर आता है। धरातल पर स्थित वह नली या छिद्र क्या कहलाता है जिसके द्वारा भीतर का पदार्थ बाहर निकलता है? बिवर या क्रेटर बोलते हैं। फिर इसी से आपकी क्रेटर झील बन जाती है बाद में, ठीक है ना, मैग्मा से ही बनती है। अगला, ज्वालामुखी के विवर मुख में पानी इकट्ठा होने की किस क्रिया की झील का निर्माण होता है? क्रेटर झील का निर्माण होता है, क्रेटर झील। ठीक। भूगर्भ में ज्वालामुखी का उद्धार मुख्य रूप से किस स्थान पर होता है? जहां पर भूतल पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहां पर होता है। अगला यहां पर कहता है सक्रियता या उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के ज्वालामुखी आपके हैं, जागृत है, सुषुप्त है और शांत। जागृत, सुषुप्त और शांत। और जागृत ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, जिनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, उनको जागृत बोलते हैं। जैसे एटना और स्ट्राम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं और ये कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वालामुखी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनेगा और उसी के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ। एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों कहाँ पर हैं? ये आपके जापान। एटना इटली, एटना इटली, ये इटली के हैं, ठीक है ना, इटली। मैंने जापान बोल दिया, जापान का है फ्यूजियामा, अभी आगे बताऊंगा। इटली के समीप है। जागृत ज्वालामुखी जो सिसिली द्वीप में स्थित है। ठीक। अगला, सुषुप्त ज्वालामुखी की विशेषता क्या है? जो काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक या अचानक लावा उगलने लगते हैं, वो सुषुप्त हैं। और जापान का जो फ्यूजियामा है ना, जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस किस प्रकार के हैं? ये सुषुप्त हैं। कैसे हैं? सुषुप्त हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस किस प्रकार के हैं? सुषुप्त हैं। शांत किसे बोलोगे? शांत जिनसे कभी उद्गार हुआ था किंतु अब उनका मुख क्रेटर पदार्थों से भरकर हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो उनको शांत बोलते हैं। ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे म्यांमार का पोपा, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरिगन राज्य की क्रेटर झील किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो आपके शांत ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण आपका हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला देखो, अगला कहता है विश्व में अधिकतर ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अधिकतर ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ मोड़दार पर्वत हैं या पृथ्वी की पपड़ी का भारी किनारा दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर गलता है, वहाँ पर अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। ठीक। अगला, विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्र की 2 मुख्य पेटियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी प्रशांत पेटी है, दूसरी आपकी अटलांटिक पेटी है। ये इंपॉर्टेंट। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रमुख लाभकारी प्रभाव क्या है? लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना होता है, कपास होता है, ठीक है, लावा से ही बनती है आपकी काली मिट्टी, तो ये तो आपका प्रभाव लाभ हो गया। अब हानि क्या होती है? इनसे निकलने वाले गर्म लावे के नीचे वनस्पति, जीव जंतु, मकान दबकर सब नष्ट हो जाते हैं, इससे होता है हानि। अब हम बात करेंगे भूकंप की, अर्थक्वेक की। ठीक। अर्थक्वेक की, पृथ्वी की पपड़ी का अचानक कांप जाना या हिलना भूकंप है। भूकंप आने के 2 मुख्य कारण, एक तो प्राकृतिक होता है, एक आपका मानव निर्मित या मानवकृत होता है। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो प्राकृतिक अचानक से आ जाना ऊपर, है ना, पपड़ी के नीचे स्थित ऊर्जा शक्ति का ऊपर की तरफ उठना या धक्का देना। और कृत्रिम कैसा है? मानवकृत कैसा है कि मानव क्या कर रहा है? मानव द्वारा डायनामाइट लगाकर खनिजों का खनन करना, पहाड़ों को तोड़कर समतल बनाना, जिससे ज़मीन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और इसी के कारण भूकंप आ जाते हैं। और विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस महासागर के क्षेत्र के तटीय भागों में आते हैं? प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में परिप्रशांत भूकंप पेटी इसको बोलता है। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर कहता है विश्व का दूसरा प्रमुख भूकंप क्षेत्र कहाँ से कहाँ फैला है? भूमध्य सागर से लेकर हिमालय पर्वत तक, महाद्वीपीय पेटी। भूकंप आने के 3 मुख्य आंतरिक कारण क्या हैं? एक तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, दूसरा पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन होना, चट्टानों का टूटना। देखो 3 कारण मुख्य बताए गए हैं, आंतरिक हैं। कैसे हैं? आंतरिक, अंदरूनी कारण, ज्वालामुखी अंदरूनी, पृथ्वी का आंतरिक भाग में असंतुलन, चट्टानों का टूटना फूटना, ये भूकंप के कारण आपके होते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई में भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं? 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच, 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच। ठीक। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंप की तरंगें चलना आरंभ करती हैं, वो मूल केंद्र या उद्गम केंद्र या
केंद्र या फोकस केंद्र कहलाता है। भूकंप की तरंगें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या धरातलीय तरंगें। एक एक करके अभी तीनों को बताऊंगा। पृथ्वी की वह सतह बिंदु जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसको अधिकेंद्र एपिसेंटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकेगा पेपर में। अगला देखो, तीनों तरंगों में से कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी और लंबी अवधि वाली होती हैं? तो धरातलीय तरंगें बहुत खतरनाक हैं, ये धरातल वाली सरफेस वेव्स जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, एस वेव्स के नाम से इसको जानते हैं। ये सबसे खतरनाक और लंबी अवधि वाली आपकी होती हैं। नेक्स्ट देखो, समुद्र की तलहटी में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक विनाशकारी और तीव्र भूकंपीय लहरों को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द आपका ये सुनामी हो जाएगा, ठीक। अगला, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तटीय बंदरगाही लहरें आपका होता है। भारत के पूर्वी तट पर सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश कब हुआ था? 2004 में हुआ था, दिसंबर 2004 में हुआ था। भूकंप से होने वाली प्रमुख हानियां कौन सी हैं? मकानों व पुलों का नष्ट होना, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होना, चट्टानों का खिसकना है। भूकंप आने का मुख्य वैज्ञानिक लाभ क्या है? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें पृथ्वी के भीतर आंतरिक भाग की सटीक जानकारी मिलती है, ये वैज्ञानिक लाभ हो गया, ठीक। भूकंप के झटके महसूस होने पर सुरक्षा के लिए क्या करोगे आप लोग? तो तुरंत खुले मैदान में पहुंच जाओ, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, सिर पर हाथ रख लेना चाहिए, ठीक, सिर पे हाथ रख लो। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, भूकंपीय प्राथमिक तरंगें पूरी पृथ्वी को पार करने में कितना टाइम लेती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेगा। 21 मिनट। भूकंप की तीव्रता या परिमाण मापने के लिए वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल बोलते हैं। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक, रिक्टर स्केल। अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक। अभी तक हमने आपको करा दिए। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ या काट छांट करने की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन बोलते हैं, डेनुडेशन बोलते हैं, ठीक। और अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से किन दो क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? अपक्षय और अपर्दन को किया जाता है। अपक्षय क्या है? अपर्दन क्या है? ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय मतलब कोई भी चट्टान है, कोई भी, ठीक है ना, ऋतु या मौसम के हिसाब से जब अपने ही स्थान पर वो टूटती फूटती है उसको अपक्षय बोलते हैं। अपर्दन बोलते हैं जो कि टूट के बह जाए, दूसरी जगह पे पहुंच जाए, उसको अपर्दन बोलते हैं। अपक्षय के कार्य मुख्य रूप से कौन कौन से कारक सहायक होते हैं? ताप के द्वारा टूटता फूटता है, वर्षा का जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव। अपक्षय मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का अपक्षय होता है, एक भौतिक, रासायनिक, जैविक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखना आप लोग। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अगला कहता है यहाँ पर 101 नंबर का क्वेश्चन आ चुका। 100 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल कम टाइम में करा दिए। दिन में सूर्य की गर्मी से चट्टानों का फैलना और रात में सिकुड़ना किस प्रकार के अपक्षय का उदाहरण है? ये भौतिक अपक्षय है ना। दिन में गर्मी के टाइम में जो आपका क्या है, रात में सिकुड़ना और दिन में फैलना चट्टानों का, ये क्या है? भौतिक अपक्षय है। रासायनिक अपक्षय क्या कहोगे, किसको कहोगे? एक एक लाइन में करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, शुरू से अंत तक। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का पानी के संपर्क में आने से गलना टूटना, ये रासायनिक क्रिया हो जाएगी। वर्षा ऋतु में लोहे के अंश वाली चट्टानों में जंग लगना रासायनिक हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, जीव जंतु द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खानों सुरंगों को खोदना, ये जैविक हो जाएगा। जो जीव जंतु करे, मानव करे, वो जैविक हो जाएगा। जैसे जब वृक्षों की जड़ें चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा और कमजोर कर देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय कहते हैं, क्योंकि ये वृक्षों के माध्यम से हो रहा है, जैविक में आ जाएगा। जब चट्टानें अपक्षय द्वारा टूट जाती हैं, बहते जल, पवन, हिमानी द्वारा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को उनके स्थान पर जब टूटे, ठीक, तो अपक्षय बोलेंगे। अगर बह जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो उसको इरोजन बोलेंगे, अपर्दन बोलेंगे, ठीक। अपर्दन की क्रिया मुख्य रूप से कौन सी 3 क्रिया शामिल है? कटाव है, बहाव है, जमाव, ये 3 आपकी शामिल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवाहित जल, नदी के कार्य, भू आकृतियां। समझ लो। क्वेश्चन कहता है, जल का बहता हुआ रूप नदी या अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरिता। नदी जब अपने पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर अंग्रेजी के बी आकार के अक्षर के की गहरी घाटी बनाती है तो उसे बी आकार की घाटी बोलते हैं, बी आकार की घाटी बोलते हैं।
गार्ज क्या है इसे समझ लो। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाई गई अत्यधिक गहरी सकरी घाटियों को गार्ज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जलप्रपात, वाटरफॉल सभी को पता होगा। जब नदी के रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल उन्हें जल्दी काट डालता है, जिससे नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरता है। जैसे झरना, क्या वाटरफॉल आपको पता है, जैसे ये कोई पहाड़ है, ये आपका यहाँ से मैदानी क्षेत्र है, ये वाला नीचे वाला, ये यहाँ से ये जल गिर रहा है नीचे की तरफ इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात। पर्वतीय भाग के नीचे उतरकर मैदानों में बहते समय ढाल कम होने के कारण नदी की गति कैसी होती है, धीमी पड़ जाती है। और नदियाँ जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहते हुए ऐसे ऐसे बहती हैं, ऐसे ऐसे, जैसे सर्प रेंगता ना, तो उसे विसर्प, मींडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नदी के सागर में गिरने से पहले प्रवाह की गति बहुत धीमी पड़ जाती है। मलबे के जमाव से बनने वाली त्रिकोणीय आकृति को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं त्रिकोणीय आकृति को। संसार के प्रमुख डेल्टाओं में सबसे प्रमुख सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर डेल्टा है आपका सुंदरवन। मैग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कहता है वर्षा का जल चट्टानों और मिट्टी में प्रवेश करके पहाड़ों या धरातल के नीचे रिस जाता है, उसे भूमिगत जल बोलते हैं। ठीक। और चूने की चट्टानों वाले क्षेत्रों में कृषिगत जल के रासायनिक अपक्षय घुलन द्वारा बनने वाली गुफा की छत से नीचे लटकती हुई आकृति को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अजीबोगरीब बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसे स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। ठीक, याद रखना इस चीज को। अगला, गुफा के फर्श पर नीचे की ऊपर खंभे जैसे आकार में चूने के जमाव से बनने वाली आकृति स्टेलेग्माइट बोलते हैं। और ये पेपर में आपके आ चुका, ये PYQ भी क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है, मैंने अब तक क्वेश्चन भूगोल के देखे, इतिहास के देखे या किसी भी विषय के देखे तो एग्जामिनर ने SCERT किताबों को ही फॉलो किया है, अलग से नहीं उसने पूछा है। 61 ये क्वेश्चन पेपर में आपसे आ चुका है मेरे मित्र। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन विशिष्ट स्थलाकृतियों को सामयिक रूप से कास्ट बोलते हैं। ठीक। और ये जो हम कंटेंट आपको करा रहे हैं ना, ये मैंने SCERT बुक से टोटल मेहनत करके 2-3 घंटे तब ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर पाए हैं, वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो मेहनत से इस वीडियो को देख लेना मेरे मित्र, क्योंकि मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। भले ही इस वीडियो को मात्र 100 लोग ही देखेंगे तो 100 लोगों का तो भला होगा, मेरा उद्देश्य ये रहता है। ठीक, तो बिल्कुल इसको देख लोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको घुमा के भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कंटेंट आपको पता होगा। अगला कहता है यहाँ पर, ऊंचे पर्वतों पर जब बर्फ का कोई बहुत बड़ा खंड ढाल पर नीचे की ओर खिसकता तो उसे हिमानी, हिमनद, ग्लेशियर बोलते हैं। अगला, हिमनद पर्वतीय ढालों को रगड़ कर काट कर अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी घाटी का निर्माण करता है। यू आकार की घाटी का निर्माण करता है हिमनद। अगला, जब हिमानी चट्टानों के चूर्ण और पत्थरों को अपने निचले भागों में जमा कर देती है उस जमाव को हेमोड़ बोलते हैं। हेमोड़ किसका निक्षेपण है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को हेमोड़ बोलते हैं। पवन के कार और उसकी स्थलाकृतियों की बात करते हैं। मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण आपकी हवा होती है। रेगिस्तान में तो बालू ही बालू, रेत ही रेत, रेगिस्तान इलाका तो बालू के डिब्बा का निर्माण होता है पवन के द्वारा। और लोयस भी यहीं पर बनता है, लोयस कई बार बताया हूँ आपको, लोयस। ठीक, बालू का स्तूप भी बनती है आपके रेगिस्तान में। ठीक, और छत्रक शिला भी पवन के द्वारा चट्टान के निचले भाग को घिसने ऊपरी भाग के छतरी जैसा रह जाने की आकृति को छत्रक शिला, मशरूम रॉक बोलते हैं, मशरूम की आकृति का बन जाता है। समुद्री तरंगों की बात करूं या उनसे बनी आकृतियों की, समुद्री लहरों के कटाव से निर्मित खड़े ढाल को भृगु बोलते हैं। समुद्री लहरों द्वारा मलबे को समुद्र के तटों पर जमा करने की निर्मित आकृति को समुद्री तट या पुलिन बीच बोलते हैं। गोवा वाले बीच पे है ना, वही वाला बीच की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अगला, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा बनाई गई गहरी और संकरी घाटी को भौगोलिक शब्दावली में गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। और नदी
बहती है ये मैंने बता दिया आपको। वायुमंडल की संरचना और गैसों की बात कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट। पृथ्वी के चारों ओर स्थित विभिन्न गैसों के मिश्रण के विशाल आवरण को वायुमंडल बोलते हैं, ठीक। और समान रूप से हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर कितने किलोमीटर की मोटाई तक फैला है? कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दो गैस हैं आपकी, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ऑक्सीजन 21%। अगला देखो, आपकी पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वे इसे किसके माध्यम से लेते हैं? मिट्टी व पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा लेते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रचुरता का सबसे मुख्य प्राकृतिक लाभ क्या है? यह आग लगने की संभावना को कम करती है, आग को तेजी से फैलने से रोकती है आपकी नाइट्रोजन। वायुमंडल में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल का शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, फलाना ढिकाना पाया जाता है, धूल कण, जल वाष्प, ये सब कुछ, ठीक। बहुत सारी गैस 1% में आपकी आ जाती हैं। पेड़ पौधों के भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण, उनके विकास के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है, CO2, ठीक। अगला, वायुमंडल किस अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण टिका है। वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदों के निर्माण के लिए कौन से कण अपनी ओर आकर्षित करने का केंद्र बनते हैं? नमक और धूल कण। वायुमंडल की सबसे निचली परत, घनी परत, क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में भाई आंधी आएगी आपकी, आंधी है, तूफान है, जितना भी घटना मौसम वाली घटित होगी वो सब कुछ इसी में होती, और हम लोग इसी में रहते, सांस लेते, सब कुछ करते, ठीक। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर, और क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान किस दर से बढ़ता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से आपका बढ़ता है। तापमान घटने की इस विशेष प्रवृत्ति के कारण क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? परिवर्तन मंडल के नाम से इसको जानते हैं। कोहरा, बादल, ओला, तूफान, ये किसमें? गर्जना, बादलों का गर्जना, मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली उस विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं जिसे पृथ्वी रोक लेती है या प्राप्त करती है? सौर विकिरण या सूर्यतप, इंसोलेशन इसको बोलते हैं। सूर्य तपन भी बोलते हैं, सूर्य तप भी बोलते हैं, सौर विकिरण भी बोलते हैं, ठीक। सूर्य की किरणें हमेशा पहले धरातल को गर्म करती हैं, फिर धरातल के संपर्क में आने वाली वायु को गर्म करती है। इस प्रक्रिया को वायुमंडल का गर्म होना बोलते हैं। वायु में उपस्थित गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को तापमान, टेम्परेचर बोलते हैं। धरातल पर तापमान नापने की मानक इकाई और इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अंश सेल्सियस से मापा जाता है। अगला टॉपिक यहाँ पर है वायु दाब या वायु भार से संबंधित उनकी प्रमुख पेटियों से संबंधित। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी मित्रों ने हमारे नोट्स को ले रखा है परंतु उनको अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिला है, तो जल्दी से आप लोग मैसेज कर लो। आप क्यों चूक रहे हो इन वन लाइनर के क्वेश्चन से? आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। तो वायु का अपना स्वयं का भार होता है, इस कारण धरातल पर पड़ने वाले भार को वायु भार या वायु दाब, एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कहता है, धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए वैज्ञानिक भाषा में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मिलीबार का प्रयोग किया जाता है। अगला, धरातल पर सबसे अधिक वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है? निचली परतों में, धरातल के सबसे पास, क्योंकि वहाँ वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब और वायु के घनत्व में क्या परिवर्तन है? ऊंचाई के साथ वायु दाब घनत्व दोनों कम होते हैं, ठीक है ना, दोनों आपके ऊंचाई पर कम हो जाते हैं। समुद्र तल में सर्वाधिक होता है, ठीक, ये बात आपको पता होगी। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय धरातलीय वितरण को क्या कहा जाता है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहां किस प्रकार की वायुदाब पेटी का निर्माण होता है? वहां पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। यहाँ पर पेटियों की बात कर रहे, इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, चूक मत जाना अब यहाँ पर, ठीक। तो भूमध्य रेखा यहाँ पर मैं बना लूँ इस प्रकार से, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जब सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर क्या होगा? गर्मी होगा,
ठीक है ना। तो किस किस प्रकार की वायुदाब पेटी का निर्माण होगा, तो विषुवत रेखीय या निम्न वायुदाब, क्योंकि ये निम्न क्षेत्र है, 0 डिग्री का है तो बहुत निम्न होगा ना, सबसे निम्न, तो इसको निम्न वायुदाब बोलेंगे। सिंपल सी बात, लॉजिक लगाना पड़ता ज्योग्राफी में, इतिहास नहीं कि रट लो आप लोग। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को अन्य किस नाम से जानते हैं, डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मित्र, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो डोल ड्रम किसको बोलते हैं, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन PYQ भी रहा है, आ भी चुका है यूपी टेट के SST में, मेरे ख्याल से आया है क्योंकि मैंने कराया है आपको। तो विषुवत रेखीय या निम्न वायुदाब पेटी को डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला, सामान्यतया वायुदाब तापमान के बीच कैसा संबंध है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर सामने आएगी निकल कर। देखो, विपरीत संबंध है, तापमान बढ़ने पर वायुदाब कम होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा, यानी कि विपरीत संबंध होता है। ठीक, वायुदाब और तापमान में बैरोमीटर जब ऊपर होगा तो टेम्परेचर नीचे होगा, टेम्परेचर ऊपर होगा तो बैरोमीटर नीचे होगा, ये संबंध होता है इसमें। अगला, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास 300 से 350 अक्षांशों के बीच हवाओं के नीचे उतरने से बनने वाली पेटी को उपोष्ण या उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं। उपोष्ण या उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं। और दोनों गोलार्धों में 600 अक्षांश के आसपास पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु के फैलकर ऊपर उठने की पेटी आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट। अगला, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर वर्ष भर अत्यधिक शीत ठंडी पड़ती है, कम तापमान रहता है, तो कौन सी पेटी बनती है, ध्रुवीय या उच्च वायुदाब पेटी आपकी बनती है। अगला टॉपिक यहाँ पर है आपका आर्द्रता और जल चक्र, वाटर साइकिल, ह्यूमिडिटी। अगला टॉपिक यहाँ पर है आर्द्रता और जल चक्र। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रस्य जलवाष्प पानी की भाप की मात्रा को क्या कहते हैं, इसको वायुमंडल की आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जलवाष्प का भाप में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब तापमान घटने पर जलवाष्प पुनः जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, संघनन का निर्माण कैसे होता है, जब तापमान घटने पर जलवाष्प पुनः जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है उसको संघनन बोलते हैं। अगला पॉइंट, ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा वायुमंडल में किस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो संघनन की क्रिया के कारण ही ओस, पाला, कोहरा, बादल, वर्षा वायुमंडल ये सब बनते हैं। किसके कारण, संघनन क्रिया के कारण आपके बनते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, वायुमंडल की आर्द्रता नमी को मापने के लिए किस विशिष्ट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, संघनित कणों का आकार बड़ा और भारी हो जाने पर जब वे बूंदों के रूप में धरातल पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे वर्षा बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। जब संघनित जल की बूंदें अत्यधिक ठंडी होकर धरातल पर हिमकणों के रूप में गिरती हैं तो उसे हिमपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमपात बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पॉइंट कहता है, वायुमंडल की क्षणिक या बहुत थोड़े समय की पल पल, घंटे घंटे या दिन, सप्ताह की अवस्था को मौसम बोलते हैं। मौसम अल्पकालीन होता है, पल पल के लिए हो सकता है, घंटे घंटे के लिए या दिन सप्ताह तक आपका रह सकता है, उसे बोलते हैं मौसम। और जलवायु क्या है दोस्तों, जलवायु एक लंबे समय का एक औसत है। जैसे 30 से 35 वर्ष किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का जो परिवर्तन आएगा उसे वहाँ की जलवायु बोलेंगे। किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालिक या लंबे समय के कुल योग औसत अवस्था को जलवायु, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर या पॉइंट में कह लूँ, पवन दिशा संबंधित सिद्धांत और विक्षेपण से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। अगला, वायु सदैव किस वायुदाब के क्षेत्र से किस वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वायु हमेशा कैसी चलती है, उच्च दाब यानी कि उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई से लो की ओर, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अगला कहता है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति को क्या कहते हैं, पवन या हवा बोलते हैं। जो आपकी ये गति है ना, उच्च से निम्न की ओर, उच्च से जो निम्न की ओर हवा बहती है ना, इसको क्या बोलते हैं, वायु की गति को बोलते हैं, पवन बोलते हैं या हवा बोलते हैं इसको।
उच्च से निम्न की ओर। धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है? जो धरातल पर आपकी हवाएं चलती हैं, इनकी दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? वायु दाब और पृथ्वी की दैनिक गति, जिसे घूर्णन गति बोलते हैं, इसके द्वारा आपकी तय होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण हवाओं की दिशा में होने वाले मुड़ाव या भटकाव को क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। जैसे हवाएं आपकी चल रही हैं, हवाएं क्या है? चल रही हैं, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवाओं की दिशा में मुड़ाव या भटकाव पैदा कर देती है, ठीक है ना, तब इसको विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। और विक्षेपण पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन कि हवाओं को अपने मार्ग में विचलित करने वाले इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेपण बल या कोरिओलिस बल के नाम से जाना जाता है। कोरिओलिस बल के नाम से जानते हैं। जो परिवर्तन लाता है, जो विचलित करता है हवाओं को अपने मार्ग में, उस परिवर्तनकारी जो बल है, फोर्स है, उसको विक्षेप बल या विक्षेपण बल या कोरिओलिस बल के नाम से इसको जानते हैं। देखो अगला कहता है, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा से किस ओर मुड़ जाती हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके फेरल महोदय की यहाँ पर बात की गई है। फेरल का नियम है ना, उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा में किस ओर मुड़ जाती हैं? दाहिनी ओर, राइट साइड मुड़ जाती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना। अगला देखो, और फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं मुड़ने की दिशा क्या होती है? बाईं ओर। देखो दक्षिण, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो यहाँ पर फेरल का नियम कहता है कि जो हवाएं हैं ना, वो किस ओर मुड़ती हैं? तो बाईं ओर। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो इधर की ओर मुड़ती हैं, इधर की ओर, और ऊपर में आपकी इधर की ओर मुड़ती हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, पवन के प्रकार, स्थायी, नियतवाही हवाएं, परमानेंट विंड्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 180 नंबर का है। कहता है, हवाएं जिस दिशा में चलना शुरू करती हैं, उनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है? उसी दिशा के नाम पर किया जाता है। जैसे पूरब की ओर आने वाली पवन को पूर्वी पवन बोलते हैं, पश्चिमी पवन बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं, इस टाइप से। अगला देखो, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर पवनों को मुख्य रूप से किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला आपका सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवनें, सनातनी, स्थायी या नियतवाही बोलते हैं इनको। दूसरी आपकी अनिश्चित, अस्थायी या अनियतवाही पवनें होती हैं, या हवाएं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। दो प्रकार की पवनें, एक निश्चित, एक आपकी अनिश्चित। अब बात करते हैं स्थायी या नियतवाही या निश्चित जो पवनें हैं, जिन हवाओं की दिशा वर्ष भर पूरे ग्लोब पर प्रायः एक समान रहती है। एक समान रहती है जिन पवनों की दिशा हमेशा, वो स्थायी नियतवाही होती हैं। संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च व निम्न वायुदाब से संबंधित हवाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रही हवाओं के नाम से जाना जाता है, प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक दो बार आप लोग इनका रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन, आपके ये थ्योरी वगैरह सारी क्लियर हो जाएगी, और यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ये मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक। तो इनको लेकर के एक बार आप खुद से रिवीजन कर लेना मेरे कहने से, क्योंकि पेपर का अंतिम दौर है। मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप खुद से रिवीजन करोगे तो 10 गुना लाभ आपको मिलेगा। मुख्य ग्रही या सनातनी हवाएं कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? देखो सनातनी मतलब कि जो निश्चित हैं, स्थायी की यहाँ पर बात की जा रही है, स्थायी। तो एक तो व्यापारिक पवन हो गई, पछुआ पवन हो गई, ध्रुवीय हवा। ध्रुवीय वाली ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा एक समान रहती, पछुआ पश्चिम की दिशा की ओर, पछुआ दिशा की ओर, व्यापारिक, ये भी आपकी स्थायी पवन हो जाएंगी। रही बात उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर नियमित रूप से चलने वाली व्यापारिक हवाओं को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं। जैसे इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं, उपोष्ण उच्च वायुदाब की बात की गई है। उपोष्ण आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक, और यहाँ पर आपका बनेगा, क्योंकि बीच में आपकी भूमध्य रेखा रहेगी, यहाँ पर कर्क रहेगी, यहाँ पर आपकी मकर रहेगी, इनके बीच का क्षेत्र ये वाला, यहाँ पर आपकी पवनें हैं, ओके। और भूमध्य रेखा से निम्न वायुदाब की ओर, ये भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं, जीरो इक्वेटर पर आपकी आ रही हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को बोलते हैं ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स के नाम से इसको जानते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, प्राचीन काल में व्यापारियों को
जलयानों के संचालन में सुविधा प्रदान करने के कारण इन पवनों को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं, क्योंकि ये व्यापार की दिशा को निर्धारित किया करती थी। प्राचीन काल में व्यापारियों को जलयान के संचालन में सुविधा प्रोवाइड की थी, इसीलिए इनका नाम व्यापारिक पवन हो गया। अगला यहाँ पर कहता है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। अगला यहाँ पर कहता है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित आपकी होती हैं। ये दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं। अगला कहता है दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के बीच चलने वाली स्थायी हवा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पछुआ हवा। क्या बोलते हैं? पछुआ हवा के नाम से इसको जानते हैं। अगला यहाँ पर कहता है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की गति किस दिशा की होती है? तो किस दिशा की होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इम्पोर्टेंट। अगला यहाँ पर कहता है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं किस दिशा की ओर बहती हैं? तो उत्तर पश्चिम से किस ओर बहती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आपकी बहती हैं। अगला यहाँ पर कहता है कि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 650 अक्षांशों के बीच उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ध्रुवों से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? ध्रुवीय हवा कहते हैं। ध्रुवीय हवा जो है ना आपकी, वो 60 अक्षांश से आपकी 650 के बीच में, ठीक, इसको बोलते हैं ध्रुवीय हवा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है आपका ध्रुवीय हवाओं की प्रकृति कैसी होती है और क्यों? अत्यधिक ठंडी होती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र आपका ठंडा शीत होता है। ये ध्रुवों पर साल भर बने रहने वाले अत्यधिक उच्च वायुदाब क्षेत्र में आती हैं। देखो, जहाँ पर आपका ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? तो वहाँ पर उच्च होगा। जहाँ का क्षेत्र गर्म होगा वहाँ का कैसा होगा? निम्न दाब होगा, क्योंकि गर्म क्षेत्र की हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडे क्षेत्र की हवा भारी होकर के नीचे बैठ जाती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है। ठंडे क्षेत्र में उच्च दाब होता है और गर्म क्षेत्र में निम्न वायुदाब होता है। ये बात आपको पता होगी। अब मैं बात करूंगा अस्थायी अनियतवाही हवाओं की। ये मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया कौन सी दिशा में चलती है। शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि आपको इनको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखो, मानसून शब्द प्रयोग भौगोलिक रूप से किन हवाओं के लिए किया जाता है? मानसून है, पता नहीं किधर से किधर आ जाए, कोई इनका निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अस्थायी पवन में रखा गया। किसी क्षेत्र में चलने वाली उन हवाओं के लिए जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार ऋतु के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होता है, उनको मानसून बोलते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कहता है एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म और शीत ऋतु में तापमान में भारी विषमता के कारण किसमें अंतर होता है? तो वायुदाब की दिशाओं में अंतर होता है। किसके कारण? एशिया महाद्वीप में गर्मी और सर्दी में जो तापमान में जो भारी जो बदलाव है, जो विषमता है ना, वो वायुदाब की दिशा में परिवर्तन आता है। ठीक। शीत ऋतु में मानसूनी हवाएं किस भाग से किस ओर चलती है? स्थल से सागरों की ओर चलती हैं। ठंड में, शीत ऋतु में जो मानसूनी हवाएं हैं वो कैसी चलती हैं? स्थल से सागरों की ओर चलती हैं। अगला, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण किससे भरी होती हैं? आर्द्रता, नमी से भरी होती है, जिसके कारण भारी वर्षा आपकी होती है। 24 घंटे के अंदर 2 बार अपनी दिशा बदलने वाली लघु मानसूनी पवनों को क्या कहा जाता है? स्थलीय या सागरीय समीर कहा जाता है। जो 24 घंटे के भीतर 2 बार अपनी दिशाएं बदलती है उसे स्थलीय या सागरीय समीर बोलते हैं। अगला, सागरीय समीर सी ब्रिज कब और किस दिशा में चलती है? दिन के समय ये चलती है सागर से स्थल भूमि की ओर चलती है, सागर से स्थल की ओर चलती है सागरीय समीर। और स्थलीय समीर की दिशा क्या है और ये कब चलती है? तो रात्रि के समय आपकी स्थलीय समीर चलती है, स्थल से सागर की ओर ये चलती है। ये रात में चलती है और समुद्री वाली दिन में चलती है। अब स्थानीय हवाओं की बात करें, स्थानीय, ठीक है ना, लोकल विंड्स की बात करूं, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली हवा को स्थानीय हवा बोलते हैं। स्थानीय हवाओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है?
उस स्थान की विशेष धरातलीय बनावट, क्षेत्रीय तापमान होता है। अगला कहता है उत्तर भारत के मैदानों में मई और जून के महीने में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट वेव, लू बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के रॉकी पर्वत श्रृंखला पर चलने वाली गर्म स्थानीय पवन को चिनूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिनूक बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैसी है? इम्पोर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली धूल और रेत से युक्त गर्म हवा का नाम क्या है? सिरोको है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सहारा मरुस्थल में आपकी चलती है। सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन को हरमट्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरमट्टन बोलते हैं, हरमट्टन बोलते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। अगला, इटली और फ्रांस एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली अत्यधिक ठंडी स्थानीय हवाओं के उदाहरण कौन से हैं? बोरा और मिस्ट्रल। बोरा और मिस्ट्रल, ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। कनाडा और साइबेरियाई क्षेत्रों में चलने वाली बर्फानी आंधियों, ठंडी हवाओं को क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड बोलते हैं। ठीक, तो ब्लिजार्ड किसे बोलते हैं? तो भाई ये कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली बर्फानी आंधियां हैं। अब थोड़ी मैं बात करूंगा चक्रवात, साइक्लोन से जुड़ी हुई। देखो चक्रवात किसे बोलते हैं? साइक्लोन वायुमंडल में स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली भंवर जैसी चमकदार हवाओं को जिसके केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब होता है। देखो केंद्र में तो निम्न होगा और बाहर आपका उच्च दाब होगा, उसको चक्रवात बोलेंगे। ठीक, ये याद रखना आप लोग। चक्रवात में जो चक्रवात का केंद्र है, केंद्र में निम्न दाब होता है, बाहर आपका उच्च दाब होता है। ठीक, चक्रवात में हवाओं की चलने की दिशा क्या होती है? कैसी दिशा होती है? तो बाहर उच्च दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब की ओर होता है ना, उच्च से निम्न दाब की ओर होता है। ठीक, ये बात पता होगी आपको। चक्रवातों का आकार कैसा हो सकता है? विभिन्न आकार, गोलाकार, अंडाकार, वी आकार हो सकता है चक्रवात का आकार। चक्रवातों में हवाओं की गति सामान्यतः कितने किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है? तो 30 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हो सकती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के अंतर्गत हवाओं के घूमने की दिशा को क्या कहते हैं? घड़ी की सुइयों के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के अंतर्गत हवाओं के घूमने की दिशा को घड़ियों की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के भीतर हवाओं के चलने की दिशा कैसी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? घड़ी की सुइयों के अनुकूल, क्लॉकवाइज आपकी होती है। और उत्तरी गोलार्ध में विपरीत होती है, दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात का जन्म मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दो अलग अलग तापमान वाली वायु राशियों गर्म व ठंडी के आपस में मिलने के कारण चक्रवात का होना, जन्म होना कारण है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है? चीन सागर में तो टाइफून बोलते हैं, इसको टाइफून बोलते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। चीन में टाइफून बोलते हैं ना, ये वाली पॉइंट। मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर में आने वाले विनाशकारी चक्रवात को टार्नेडो तथा हरिकेन बोलते हैं। टार्नेडो कहाँ पर बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो बोलते हैं और कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन बोलते हैं, जो कि बहुत विनाशकारी हैं आपके। ये नाम पूछे जा सकते हैं। चीन सागर में इसको टाइफून बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत में उत्पन्न आपके होते हैं। अगला यहाँ पर कहता है भारत के कौन से राज्य चक्रवातों या समुद्री तूफानों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? एक तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, समुद्री तटीय भाग आपका प्रभावित होता है। अगला यहाँ पर कहता है मेरे मित्र चक्रवात या समुद्री तूफान आने की पूर्व सूचना मिलने पर सुरक्षा का सबसे पहला उपाय क्या है? अगर चक्रवात या तूफान जैसी संभावना बन रही तो सबसे पहले क्या करोगे? तो संचार माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाना, सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लेना, ये शामिल है। अब महासागरीय धाराओं की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो इस चीज़ को स्किप मत कर देना। जितने भी मित्रों ने यहाँ तक हिम्मत बना कर के वीडियो को देख लिया है तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो मेरे साथ
200 से प्लस क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं और अभी मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी की यह एक अंतिम वीडियो है। इसके बाद कोई ज्योग्राफी की वीडियो आपकी नहीं आएगी। पूरा का पूरा सब कुछ इसी में मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। और डाल मैंने दिया है, कुछ नहीं करना इसके अलावा आपको। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते हुए अपार जल को महासागरीय धारा बोलते हैं। महासागरीय धारा की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 200 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 से 210 ऐसा होगा, है ना, प्रति किलोमीटर, ये याद रखना। और अगला कहता है कि महासागरों का जल जब एक चौड़े रूप में धीमी गति से आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवाह बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। महासागरीय प्रवाह की गति सामान्यतः कितनी होती है? 1 से 3 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी होती है महासागरीय प्रवाह की गति। इम्पोर्टेंट। अगला देखो यहाँ पर कहता है जल के तापमान के आधार पर समुद्री धाराएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक गर्म या उष्ण बोल लो, दूसरी ठंडी या शीत बोल लो, ठीक। 2 धाराएं हैं आपकी। दोनों धाराओं की परिभाषाओं की बात करेंगे अभी। जो धाराएं भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र से ध्रुवों ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं उनका जल कैसा होता है? उनका जल होता है भाई गर्म, जिन्हें गर्म जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म जलधारा बोलते हैं। रही बात ठंडी की, ध्रुवों ठंडी क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र की ओर चलने वाली धाराओं को ठंडी धारा बोलते हैं। दोनों की परिभाषाएं दी गई हैं। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो गर्म होती है ना, गर्म कैसी चलती है? तो गर्म आपकी जो गर्म है क्या है? गर्म धाराएं आपकी गर्म क्षेत्र से ये चलती हैं ठंडे क्षेत्र की ओर, गर्म से ठंडे क्षेत्र की ओर। गर्म कहाँ पर होगा? गर्म आपका भूमध्य रेखा की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठंडा कहाँ पर होगा? ध्रुव की तरफ होगा। तो ये धाराएं कैसी चलेंगी? ये धाराएं आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी। कौन सी? गर्म वाली धाराएं। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। अब हमने आपको बताया फिर ठंडी धारा। जो ठंडी धारा होती है ना, ये कहाँ पर उत्पन्न होगी? आप कहोगे कि सर ये तो ध्रुवों के पास उत्पन्न होगी, क्योंकि ध्रुव ही आपके ठंडे होते हैं, तो ध्रुव के पास आपकी उत्पन्न हो गई। आप ध्रुव की ओर ये तो उत्पन्न होगी। अब ये जाएगी किधर? ये जाएगी आपकी भूमध्य रेखा की तरफ। किस ओर? गर्म क्षेत्र की तरफ। यानी कि ध्रुव आपके ठंडे हैं, ठंडे से ये किधर किस ओर जाएगी? गर्म क्षेत्र की तरफ आपकी जाएगी। कहने का तात्पर्य उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएगी। ऐसा भी लिखा मिल सकता है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं ये कह देता हूँ आपसे। तो ध्रुव आपके ठंडे हो गए। ठंडा ध्रुव कैसे होते हैं? ये उच्च अक्षांश भी बोलते ध्रुवों को, है ना, उच्च अक्षांश पर। और भूमध्य रेखा को निम्न अक्षांश बोलते, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है। तो ठंडी धारा इसको बोलेंगे। अगला, पाठ्य पुस्तक के मानचित्रों में गर्म और ठंडी धाराओं को क्रमशः किन रंगों से दर्शाया जाता है? गर्म धाराओं को लाल रंग से दर्शाया जाता है, ठंडी धाराओं को नीले रंग से दर्शाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट। अटलांटिक महासागर की प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध गर्म धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा? गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की विश्व प्रसिद्ध गर्म है। कैसी है? हॉट, गर्म। अगला, गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मैक्सिको की खाड़ी से आपकी उत्पन्न होकर के प्रभावित होती है। अगला, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट सर्दियों में बर्फ से क्यों नहीं जम पाता है? क्योंकि यहाँ गर्म धारा के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे बंदरगाह वर्ष भर आयात निर्यात के लिए खुले रहते हैं। ये सारी की सारी लाइनें इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सीधे किताब से उठाए क्वेश्चन हैं। SCERT की लाइन टू लाइन। उत्तरी ध्रुव सागर से आरंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलने वाली ठंडी धारा को लेब्राडोर की धारा बोलते हैं। इम्पोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक। प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं फिलीपाइंस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? क्यूरोसियो की धारा के नाम से इसको जानते हैं, जो कि एक आपकी गर्म धारा है। पेपर में ये PYQ क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है ना। क्यूरोसियो की धारा कैसी है? गर्म धारा आपकी हो जाएगी, ठीक। आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाने वाली ठंडी धारा कौन सी है? क्यूराइल की धारा।
क्यूराइल की धारा कैसी है, ठंडी, कैसी है, ठंडी क्यूराइल की धारा आपकी हो जाएगी। ठीक, अगला देखो, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंडों को आइसबर्ग या हिमशिला बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। समुद्री धाराओं का तटीय क्षेत्रों में प्रभाव देख लो। गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं तटीय भागों में क्या प्रभाव डालती हैं? ये हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। गर्म हवाओं के ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं ना, ये हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। अब देखो, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन स्थानों पर अत्यधिक घना कोहरा पड़ता है जो जलयानों के आवागमन के लिए हानिकारक है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर कोहरा वाला मौसम बन जाता है जो बंदरगाहों या जलयानों के लिए हानिकारक आवागमन के लिए बन जाता है। अगला देखो, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन स्थल मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा क्यों करता है? क्योंकि वहाँ प्लैंकटन नामक सूक्ष्म घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है। अतः ये क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। तो यार ये तो मुझे पता भी नहीं था पहले, आज मुझे भी पता हो गया। क्या मैंने अक्सर आपको पढ़ाया होगा सीटेट की क्लासेस में कि जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक होती हैं, कोहरा छाया रहता है, यातायात आपका प्रभावित होता है। लेकिन जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती वहाँ पर एक घास पैदा होती है, सूक्ष्म घास। क्या नाम है घास का? तो ये भी बन सकता है कि जहाँ पर गर्म ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ पर कौन सी घास पैदा होती है जो मछलियों के लिए आदर्श है? तो प्लैंकटन। कौन सी? प्लैंकटन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो भोजन करती है मछलियाँ। सुनामी शब्द जापानी भाषा का अर्थ होता है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो भूकंप के द्वारा आपकी उत्पन्न होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसे आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश टुंड्रा प्रदेश, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। पिछले वर्ष आपके यूपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आए हैं। पृथ्वी को तापमान और अक्षांशों के आधार पर मुख्य रूप से किन 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में बांटा गया है? एक तो आपका शीत कटिबंध क्षेत्र हो गया, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया, और आपका गर्म क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। इन तीनों क्षेत्र की बारे में हम बात करेंगे। टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश पृथ्वी के किस ताप कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? ये आपके ठंडे हैं, शीत कटिबंध के अंतर्गत आपके आते हैं। टुंड्रा है, टैगा है। ठीक, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा जो साल भर बर्फ से जमा रहता है उसे टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। क्या? टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। टुंड्रा प्रदेश पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो यार ये उत्तरी ध्रुव में है, तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ ना, और 66.5 डिग्री में है आपका। ठीक, अगला देखो, टुंड्रा प्रदेश में सर्दियों के मौसम की क्या विशेषता है? तो टुंड्रा प्रदेश में सर्दियों के मौसम की क्या विशेषता रहती है? यहाँ कई महीने लगातार रात रहती है, सूर्य दिखाई नहीं देता, अत्यधिक तीव्र बर्फीली हवाएं व हिमपात होता है यहाँ पर। टुंड्रा प्रदेश में वर्ष के कितने महीने तक धरातल पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है? लगभग 8 महीने तक यहाँ पर बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है टुंड्रा में। और टुंड्रा की मैं बात करूँ, यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश में गर्मी के मौसम मई, जून, जुलाई, यहाँ पर ये जुलाई लिखा है, जुलाई अगस्त की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? यहाँ कई महीने तक लगातार दिन रहता है मई, जून, जुलाई में, परंतु सूर्य क्षितिज से ऊपर ना आने के कारण धूप में बहुत कम ताप होता है, यानी कि धूप में दम नहीं होता है। ठीक, ये होता है। टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति और जीव जंतु की अगर मैं बात करूं तो टुंड्रा प्रदेश की कठोर ठंडी दशाओं के कारण यहाँ किस प्रकार के पौधों का अभाव है? तो बड़े वृक्ष और घने वनस्पति यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में आपकी वैसे कंटीली टाइप की पाई जाती हैं, पत्ते रहित। मैं बताऊँगा आपको। गर्मी के दिनों में जब टुंड्रा की बर्फ़ कुछ पिघलती है तो वहाँ किस प्रकार की छोटी वनस्पति उगती है? जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगती है गर्मियों के दिनों में टुंड्रा की, तो वहाँ पर लाइकेन बनता है, काई, लिचेन, बर्च, एल्डर के छोटे छोटे पौधे आपके बनते हैं। ठीक, और देखो, टुंड्रा प्रदेश के शाकाहारी पशु रेंडियर का मुख्य भोजन क्या है? बर्फ़ पिघलने पर उगने वाली लाइकेन और काई रेंडियर खाता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए टुंड्रा प्रदेश के जीवों के शरीर की बनावट कैसी होती है? उनके शरीर पर मोटे बालों का घना आवरण, फर जिसे बोलते हैं।
त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत आपकी जम जाती है, तो ठंड से बच जाते हैं वहाँ के जीव। अगला, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु कौन से हैं? रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क अस्क, कैरिबी और भेड़िया, समुद्री सील, व्हेल व वालरस ये पाए जाते हैं। कैरिबू और ध्रुवीय भालू के पैर का निचला भाग चौड़ा और गद्देदार क्यों होता है, बताओ? कैरिबू और ध्रुवीय भालू का जो पैर का जो निचला भाग है वो गद्देदार क्यों होता है? ताकि वे अत्यधिक ठंड को सहन कर सकें और बर्फ पर आसानी से चल सकें, इसलिए उनका चौड़ा गद्देदार होता है। टुंड्रा प्रदेश का मानव जीवन कैसा है भाई, ह्यूमन लाइफ कैसी है वहाँ की? तो टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों आदिवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो एस्किमो और समोयड के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और एस्किमो पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पेपर एग्जामिनर वहीं से बनाएगा, आप लोग चूकना मत, पढ़ लेना, ठीक। तो एस्किमो टुंड्रा प्रदेश की एक जनजाति आदिवासी है और आपकी सेमोइड भी है। अगला देखो, एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाए गए अर्ध गोलाकार घरों को इग्लू बोलते हैं। बर्फ का घर होता है इग्लू बोलते हैं, ठीक। टुंड्रा क्षेत्र के लोग कड़ाके की ठंड में अपने शरीर को ढकने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? जानवरों की खाल और उनके बालों का या फर का उपयोग करते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में खेती करना पूरी तरह असंभव होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन किस पर आधारित है? तो मांस खाते हैं लोग, मछली, सील, व्हेल, वालरस, भालू का शिकार लोग करते हैं। एस्किमो शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए किस विशेष हथियार का प्रयोग करते हैं? हार्पून, जो कि हड्डी या धातु से बना एक नुकीला तीर कमान भाला है आपका हार्पून। हार्पून का ये प्रयोग करते हैं। शिकार करने और पानी में चलने के लिए जानवरों की खाल से मढ़कर बनाई गई नाव को ये लोग क्या बोलते हैं? नाव को ये लोग कयाक बोलते हैं। जो जानवर की खाल या मतलब कि खाल को मढ़कर के ये लोग बनाते हैं। अगला यहाँ पर कहता है मेरे मित्र, टुंड्रा प्रदेश में बर्फ़ पर चलने वाले पहिए के बिना बनाई गई विशेष गाड़ी को स्लेज गाड़ी बोलते। क्या बोलते हैं? स्लेज गाड़ी बोलते। क्या बोलते? स्लेज गाड़ी बोलते। स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता के लिए किन पशुओं का उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय कुत्ते और रेंडर का प्रयोग किया जाता है। रेंडर। टुंड्रा निवासी रात के समय इग्लू में रोशनी और गर्मी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सील मछली की चर्बी जलाते हैं। सील मछली की ये चर्बी जलाते हैं इग्लू के भीतर। पिछले 50 वर्षों के आधुनिक संपर्क के कारण टुंड्रा निवासियों के जीवन में क्या क्या बदलाव आया है? अब वे तीर कमान व हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक नाव जो बनाते थे खाल को मढ़ करके, उसकी जगह पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? वर्तमान में रूस और अन्य देशों की सरकारों ने टुंड्रा के रेंडियरों के विकास के लिए क्या कदम उठाए? बड़े बड़े रेंडियर फार्म बनाए, जिससे इनके जीवन स्तर में आपके सुधार आया है। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश की, डेजर्ट रीजन की बात करेंगे। अभी हमने आपको टुंड्रा प्रदेश के बारे में विस्तार से बताया, ठीक है ना। और कुछ टुंड्रा प्रदेश के बारे में अगर जानकारी छूट गई होगी तो मैं आपको नोट्स से यहाँ पर बता देता हूँ। टुंड्रा प्रदेश से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी हुई हैं, जिसको यहाँ पर मैं आपको एक नज़र में बताता हूँ। देखो, टुंड्रा में एक आर्टिक बिलो नामक एक झाड़ी बहुत प्रमुख है। ये झाड़ी पूछे कि आर्टिक बिलो किस क्षेत्र की आपकी झाड़ी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? टुंड्रा प्रदेश होगा, ठीक। और तो मैंने सब कुछ बता दिया है। और टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं, फिनलैंड के निवासी लैप कहलाते हैं, साइबेरिया के निवासी याकूत कहलाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इग्लू बनाते हैं बर्फ़ का, और हार्पून तीर से शिकार, कयाक नाव का नाम है, ठीक। ये हम बता दिए आपको। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैंने नोट डाउन में लिखा था, इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं अब वर्तमान में, वो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से भी आपूर्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन के लिए जाना जाता है, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपको बता दी, ठीक है ना। और अब मैं आगे बात करता हूँ। और जितने भी लोगों को ये नोट्स चाहिए, इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वन लाइनर को पढ़ लोगे तो अच्छा ढंग से आपका रिवीजन हो जाएगा। मात्र 2 से 3 घंटे आप लगेंगे इसको कवर करने में, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अगला टॉपिक क्या था आपका? मरुस्थलीय प्रदेश।
डिजर्ट रीजन, जलवायु और उनकी वनस्पति। आइए बात करते हैं। 264 का क्वेश्चन कहता ऐसी रेतीली जमीन जहां बालू की अधिकता होती है और दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई देते हैं उसे मरुस्थल या रेगिस्तान बोलते हैं। हमारी पृथ्वी के लगभग कितने भाग हिस्से पर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है? तो 1/7 सातवें हिस्से पर है मरुस्थल का विस्तार। 1/7 का मतलब क्या है? इसमें आप लोग 100 का गुणा करोगे तो जितना आपका निकल के आएगा वही आपका डिजर्ट पाया जाता है। ठीक, अगला देखो, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर? अफ्रीका में है। एशिया महाद्वीप के 2 प्रमुख मरुस्थल कौन से? एशिया के, एक तो अरब का मरुस्थल हो गया, दूसरा आपका थार मरुस्थल। थार कहाँ पर है बताओ? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताना थार मरुस्थल किस देश में है। ये नहीं बता पाया तो आपने कुछ नहीं बता पाया। भारत का प्रसिद्ध मरुस्थल थार का मरुस्थल, लो बता दिया यहाँ पर ही क्वेश्चन में कि भारत का जो थार मरुस्थल है ना वो किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक, चीन मंगोलिया के समीप, गलत कर दिया हमने। चीन और मंगोलिया के सीमा क्षेत्र में फैले ठंडे मरुस्थल का नाम गोबी मरुस्थल। गोबी कैसा है? ठंडा है। गोबी कैसा है? ठंडा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित 2 प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? अटाकामा और पेटागोनिया। अटाकामा और पेटागोनिया ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है आपके? ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा की स्थिति क्या है? रेगिस्तान वाले इलाके में वर्षा की स्थिति कैसी है बताओ? यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन रात के तापमान में क्या अंतर है? यहाँ दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। ठीक, और विश्व का सबसे अधिक तापमान सहारा मरुस्थल के किस स्थान पर अंकित किया गया है? सहारा मरुस्थल में एक जगह है आपकी अल अजीजिया, लीबिया जिसको बोलते हैं, में तापमान आपका कितना लिखा है? ये 580 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला, पानी की कमी के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं? बबूल की और नागफनी और ताड़, खजूर, ये सब पाया जाता है। पानी की कमी के कारण रेगिस्तान में यही आपके उगते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के भाई जीव जंतु क्या हैं? तो आपको पता होगा मरुस्थलीय क्षेत्र का वह कौन सा मुख्य पशु है जो अपनी विशिष्टताओं के कारण मरुस्थल का जहाज, शिप ऑफ द डिजर्ट कहलाता है? ऊंट, कैमल। कैमल को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, मरुस्थल का जहाज बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, पानी की कमी होने पर ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि भाई अपने शरीर में पानी को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। ठीक, और मरुस्थल में आसानी से चलने के लिए ऊंट के पैर की बनावट कैसी होती है? ऊंट के पैर गद्देदार और चौड़े होते हैं, जिससे वे रेत में धंसते नहीं हैं। रेत में वो उनके पैर धंसते नहीं हैं। अगला, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट के अलावा अन्य कौन से छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं? भेड़ बकरियां, नेवला, सांप, बिच्छू, गोहो, रेतमूस, हिरन, गीदड़, चिकाना, लोमड़ी, ये सब पाए जाते हैं रेगिस्तान में। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अगला यहाँ पर कहता है कि सहारा मरुस्थल में बहू नहीं यार, बद्दू है। इसको सुधारो यहाँ पर, सबसे पहले इसको क्या करो? बद्दू। ठीक, और बद्दू सहारा में है आपकी, बहू नहीं है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन है। जनजातियाँ के लोग अपना जीवन कैसे गुजारते हैं? तो ये पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर चारे व पानी की खोज में घूमकर खाना बदोश अपना जीवन गुजारते हैं। बद्दू जनजाति कहाँ की है? सहारा रेगिस्तान की है। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी है? बुशमैन है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? विषुवतीय प्रदेश की बात करेंगे। विषुवतीय प्रदेश का मतलब जो प्रदेश आपका भूमध्य रेखा के आसपास है, भूमध्य के पास है या विषुवत रेखा के पास में है, उसको बोलेंगे। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे विषुवत-रेखीय प्रदेश। यहाँ पर समझो, विषुवत रेखा 10 से 100 दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से किन नदी घाटियों और द्वीपों के पास पाया जाता है? तो अमेजन घाटी नदी दक्षिण अमेरिका की, कांगो घाटी अफ्रीका, गिनी तट पूर्वी द्वीप समूह के पास में है। विषुवत प्रदेश की जलवायु कैसी है? यहाँ पूरे साल लगभग तापमान अधिक रहता है। प्रतिदिन दोपहर के बाद तेज धूप निकलती है, क्योंकि दोस्तों जो विषुवत रेखीय प्रदेश है ये आपके भूमध्य रेखा के आसपास वाला है और यहाँ पर धूप सीधी पड़ती है, तो तापमान आपका अधिक रहेगा। विषुवतीय प्रदेश में सुबह और दोपहर के बाद का मौसम कैसा होता है? सुबह मौसम साफ व धूप होती है, परंतु दोपहर के बाद तेज कड़क के साथ वर्षा के मौसम उमस भरा होता है। ठीक। अत्यधिक गर्मी और भारी वर्षा के कारण विषुवत प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हें सेलवास बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेलवास कहाँ के वनों को बोलते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश को बोलते हैं। वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस नदी बेसिन में है? तो अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाते हैं। विषुवतीय वनों में पाए जाने वाले मुख्य कठोर लकड़ी वाले वृक्ष रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस, सिनकोना इत्यादि इत्यादि। सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग किस घातक बीमारी की दवा बनाने में किया जाता है? मलेरिया की दवा कुनैन बनाने में किया जाता है। मलेरिया की दवा कुनैन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है और ये शायद पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। विषुवतीय प्रदेश के जीव जंतु मानव जीवन कैसा है? तो यहाँ पर आपका चिंपैंजी, बंदर पाया जाता है, सांप, अजगर वगैरह पाए जाते हैं। और संसार का सबसे भारी और विशाल का सांप जो विषुवतीय भूप्रदेश के दलदली भागों में पाया जाने वाला, उसका नाम एनाकोंडा है। ये इम्पोर्टेंट है, एनाकोंडा वाला। ठीक। और देखो, विषुवतीय वनों में पाई जाने वाली सीसी मक्खी है ना, के काटने से मनुष्यों में कौन सी खतरनाक बीमारी हो जाती है? सोने की बीमारी हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस। अगर ये मक्खी काट ले, सीसी मक्खी, तो भाई आप लोग सोने की बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, फैक्ट है, पॉइंट है, आपको नहीं पता होगा, आज पता हो गया होगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है अमेजन घाटी में बोरो जनजाति रहती है, जायरे घाटी में पिग्मी रहती है, मलाया में सेमांग रहते हैं। ठीक है ना। इनका जीवन कैसा है? जंगल के फल इकट्ठे करते, शिकार, नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है। बोरो कहाँ से है? अमेजन घाटी से। पिग्मी जायरे घाटी से। सेमांग मलाया से। पिग्मी लोगों के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? भाई अपने घर कहाँ बनाते हैं? पिग्मी ये लोग छोटे कद, काले रंग के होते हैं। हिंसक जीवों से बचने के लिए पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। ये लोग पेड़ों पर मचान बनाते हैं। पिग्मी लोग, कद इनका छोटा और रंग इनका काला कलूटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विषुवतीय प्रदेशों के आदिवासी लोग तीव्र गर्मी और उमस से बचने के लिए शरीर को किससे ढकते हैं? वृक्षों की छाल व पत्तों से ढकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस द्वीप को तकनीकी विकास के कारण अन्य विषुवतीय क्षेत्रों से भिन्न माना जाता है, जहां किसान बरसों से खेती कर रहे हैं? इंडोनेशिया का जावा द्वीप। विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफी पैदा करने वाले देश का गौरव किसे प्राप्त है? ब्राजील को प्राप्त है। विषुवतीय प्रदेश के वनों को अत्यधिक नमी, उमस, बीमारियों के फैलाव के कारण अन्य किस नाम से जानते हैं? श्वेत निवासियों की कब्र, व्हाइट मैंस ग्रेव के नाम से जानते हैं। अभी ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया कि श्वेत निवासियों की कब्र किसे बोलते हैं? विषुवत प्रदेशीय के वनों को बोलते हैं। ठीक। ध्रुवों की खोज और साहसिक यात्राएं की यहाँ पर बात करते हैं। प्राचीन समय में यूनानी लोगों द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों के विषय में क्या दृढ़ विश्वास था? उनका मानना था कि उत्तरी ध्रुव को खोजना ही दुनिया का अंतिम छोर सीमा है। लोगों का ये लक्ष्य था। कोलंबस और वास्को डी गामा ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को खोजने के बाद यूरोपीय देशों में समुद्री खोजों का नया प्रयास शुरू किया था? उत्तरी ध्रुव खोजने के प्रयासों के बाद वास्तविकता जानने के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला सफल व्यक्ति यात्री कौन है?
तो रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था। और रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की अंतिम सफल साहसिक यात्रा किस वर्ष पूरी की? 1909 में। कब? 1909 में पूरी की। रॉबर्ट पियरे ने शेरिडन अंतर्द्वीप से उत्तरी ध्रुव की अंतिम दूरी किस माध्यम से चलकर तय की थी? स्लेज गाड़ियों में सामान लादकर पैदल ही आगे बढ़कर की थी। रॉबर्ट पियरे की स्लेज गाड़ी को बर्फ पर खींचने के लिए कुल कितने कुत्तों का उपयोग किया गया था? 113 कुत्तों का उपयोग किया गया था। रॉबर्ट पियरे के साथ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले उनके प्रमुख साथी कौन थे? मैथ्यू हैंसन और 4 एस्किमो थे। मैथ्यू हैंसन थे और 4 एस्किमो लोग भी इसमें शामिल थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला खोजी यात्री कौन था? किस देश का निवासी था? रोआल्ड एमंडसन जो एक नॉर्वेजियन खोजी था, नॉर्वेजियन था। कब ये पहुंचा था? 1911 में पहुंचा था। ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर अपना दृढ़ निश्चय अभियान कब शुरू किया? 1910 में। कप्तान रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट अपने खोजी दल के साथ किस वर्ष दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे? 1912 में पहुंचे थे, परंतु उनसे पहले ही नॉर्वे का झंडा वहां लहरा रहा था। कप्तान स्कॉट अपने खोजी अभियान में बर्फीले तूफानों का सामना करने के लिए अपने साथ क्या सामग्री ले गए थे? डिब्बाबंद खाना, चीनी, बिस्कुट, मक्खन, चॉकलेट, 4 आदमी और 10 खच्चर ले गए थे। 23 कुत्ते, बर्फ पर चलने वाला ट्रैक्टर भी ले गए थे। अगला, वापस आते समय अत्यधिक मंद गति, थकान और शीत आघात बर्फीली तूफान के कारण कप्तान स्कॉट के दल के साथ क्या दुर्घटना हुई? दल के सभी सदस्यों की रास्ते में ही दुखद मौत हो गई। ठीक, अब बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, वातावरण और प्राकृतिक दशाएं वहां की। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में सबसे अनोखी खगोलीय घटना क्या होती है? यहाँ सर्दियों के मौसम में लगातार 24 घंटे तक पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। अंधेरा कायम रहेगा यहाँ पर 24 घंटे तक अंटार्कटिका में सर्दियों के मौसम में। वो भी वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप के नीचे किस प्रकार के अमूल्य भंडार दबे हैं? तो भारी मात्रा में कीमती खनिजों के भंडार, तेल संपदा बताए जा रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक संवेदनशील क्यों माना जाता है? अत्यधिक न्यून तापमान है, निर्जन क्षेत्र, चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है, श्वेत चादर होने के कारण इसको बोलते हैं, ठीक, संवेदनशील। अंटार्कटिका महाद्वीप के तटीय समुद्रों के बहुतायत में पाई जाने वाली मुख्य मछलियां और जीव कौन से हैं? सील मछली, व्हेल मछली, पेंगुइन पक्षी आपका है। भारतीय वैज्ञानिक अभियान और अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पहला भारतीय अभियान दल कब भेजा गया? 1982 में। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसमें आपके कितने थे? 21, कितने? 21 शामिल थे। इसके प्रभारी डॉक्टर S.Z. कासिम थे। भारतीय दल ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने के लिए किस नाम से सुसज्जित समुद्री जहाज का नाम का उपयोग किया था? चक्र नामक जहाज का उपयोग किया था, जो 2 हेलीकॉप्टरों और 2 बर्फ स्कूटरों से लैस था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किया गया भारत का पहला मानव रहित अनुसंधान केंद्र कौन था? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। इंपॉर्टेंट है, स्थापना आपकी कब होती है? 1983 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1983 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। और आपका एक मैत्री भी स्थापित किया गया था। कब? 88 और 89 में आपका स्थापित मैत्री किया गया था। मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना दक्षिण गंगोत्री केंद्र से कितनी दूरी पर एक पर्वतीय क्षेत्र में की गई है? 70 किलोमीटर की दूरी पर की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर वर्तमान में कार्यरत भारत के तीसरे प्रमुख अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिक दल इन केंद्रों में रहकर मुख्य रूप से किन विषयों पर शोध और अध्ययन करते हैं? मौसम, जलवायु विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, जैविकीय विज्ञान, बर्फ की परतों के नीचे दबे खनिज संपदा की खोज करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है 8th क्लास की आपकी ज्योग्राफी, जिसमें हम संसाधन की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे, है ना, खनिज संपदा की बात करेंगे, उद्योग धंधों की बात करेंगे। आइए बात करते हैं।
ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिलते हैं, है ना, बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किया जाता है, तो उनको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। उत्पत्ति और प्रचुरता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के दो भाग हैं, एक तो आपका नवीकरण रिन्यूएबल, एक अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं नवीनीकरण या अक्षयशील संसाधन किसे कहते हैं, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः पूरित रिन्यू होते हैं, उन्हें नवीकरण या अक्षयशील संसाधन बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, वायु किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, तो आपका जवाब होगा ये आपके नवीकरण अक्षयशील संसाधन हो जाएंगे। अगर बात की जाए अनवीकरण की, ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए, जिनका भंडार लिमिटेड है, सीमित है तथा एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनवीकरण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विभिन्न प्रकार की धातुएं आपकी शामिल हैं किसमें, अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं इसको। अगला, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, जैसे उसे मानव निर्मित बोलते हैं, जैसे पुल बना लिया, सड़क बना ली, मशीनें बना ली, ठीक है ना, मानव निर्मित बोलेंगे। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधनों के विकास, शिक्षा, कौशल को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय की स्थापना की गई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। कब? 1985 ये लिखा है, ठीक है ना, 1985 में की गई। अगला, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देने की प्रक्रिया को संसाधन संरक्षण बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके, उसको सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। कहने का मतलब, हम लोग ऐसे संसाधन को बचा कर के उपयोग करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी संसाधनों का उपयोग कर सके, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वर्ष 2030 तक सतत पोषणीय विकास के लिए कितने वैश्विक लक्ष्यों को पूरा किया? 17 वैश्विक लक्ष्य हैं आपके सतत पोषणीय विकास के। पहला तो है आपका क्या है, कुल 17 लक्ष्य हैं आपके, ठीक। भुखमरी का अंत करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ आपके लक्ष्य उसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय कृषि और फसलों के प्रकार की बात कर लेते हैं फटाक से। भारत में कृषि फसलों को बोने और काटने के समय के आधार पर 3 पार्ट में है आपकी, रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद 3 भाग की फसल आपकी की जाती है। रबी की फसल किस समय बोई जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य अनाज आते हैं, तो रबी की बात की गई है। रबी में आपकी है जाड़े के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, ये आपकी कौन सी फसल हो जाएगी, रबी की फसल आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, खरीफ की फसल की बात की जाए अगर आपसे, तो वर्षा ऋतु के आरंभ में जून जुलाई में बोई जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट, मूंगफली, है ना, ये आपकी शामिल हो जाएगी, ठीक। ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, धान या चावल आपसे पूछा जाता है तो कैसी फसल हो जाएगी, तो ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। अगला देखो, मार्च अप्रैल गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली तथा बहुत कम समय में तैयार होने वाली फसलों को जायद की फसल बोलते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां आपकी उगाई जाती हैं, ठीक। मार्च अप्रैल गर्मी के टाइम में। विश्व में सबसे पहले चाय पीने की शुरुआत किन देशों के लोगों ने की थी, चाइना के लोगों ने की थी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, भारत के उत्तर पूर्व में वनों में 1829 लिखा है, ये क्या लिखा है, 1829 लिखा है। में असम में किसकी खोज की गई, जिसे बाद में बड़े पैमाने पर बाग लगाए गए, असम की चाय की खोज की गई, जिसे चाय बागाती कृषि कहा जाता है। चाय कैसी है, बागवानी कृषि है, बागाती कृषि है, रोपड़ कृषि है। चाय कैसी है, रोपड़ कृषि, ठीक। 1829 में असम में खोजी गई। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों को ऋण देने की सुविधा देना, ये राष्ट्रीय कृषि नीति है। वर्ष 1966 और 67 की बात यहाँ पर की जा रही है। 66-67 में उन्नत बीजों, रासायनिक खादों और आधुनिक सिंचाई द्वारा भारत में कृषि उत्पादन में हुए क्रांतिकारी बदलाव को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, विश्व स्तर पर हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉक्टर विलियम गेड ने किया था। खनिज संपदा, धात्विक और ऊर्जा खनिज की बात कर लेते हैं। लौह धातु को उसकी मजबूती और गुणों के आधार पर मुख्य रूप से किन दो रूपों में बांटा गया है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट में बांटा गया है। भारत में कौन से राज्य लौह अयस्क के उत्पादन और भंडार के में सबसे धनी राज्य हैं? एक तो कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। यहाँ पर आपका लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। कोयला किस प्रकार का खनिज पदार्थ है? तो कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों के दबने के कारण दलदलों में दबकर अवघटित होने से हुआ है कोयले का निर्माण। खनिज तेल का भी निर्माण। कार्बन की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला आपके 4 प्रकार का होता है। एक तो आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमियंस, एंथ्रासाइड। ये आपके 4 प्रकार का कोयला होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमियंस, एंथ्रासाइड। चारों प्रकारों में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला है। ब्राज़ील देश को संसार के विश्वसनीय सदाबहार वनों के अंतर्गत किस फसल को सर्वाधिक पैदा करने का गौरव प्राप्त है? कहवा या कॉफ़ी ब्राज़ील में सर्वाधिक आपका होता है। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए किन मुख्य आणविक खनिजों का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम के भंडार मुख्य रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं? झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में आपके पाए जाते हैं। अगला, भारत के केरल राज्य के समुद्री तटीय भागों में पाई जाने वाली मोनाजाइट जो रेत है, कौन सा आणविक खनिज प्राप्त होता है? थोरियम प्राप्त होता है मोनाजाइट रेत से, जो कि केरल के तट में आपकी पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किसी को मैं इम्पोर्टेंट बोल दूं तो वो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अगला, भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1800 कितना लिखा है 4 और 8 1848 है ना? नहीं 1848 नहीं 1948 में आपकी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। कब? 1948 में। ठीक, क्लियर। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र और उनसे संबंधित राज्य। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट है, शायद मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में है, बुलंदशहर में नरोरा आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, भारत के किस महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति का योगदान परमाणु शक्ति के विकास में सराहनीय है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। अगला यहाँ पर कहता है वैकल्पिक ऊर्जा और भारत की योजनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहली बात यहाँ पर है आपकी, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे सौर ऊर्जा बोलते हैं। भारत ने राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना के तहत 2030 तक, कब तक? 2030 तक सौर ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो भाई तमिलनाडु आगे है। तमिलनाडु के अलावा आपके अन्य राज्य कौन से आगे हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान विकास कर रहे हैं। मोटर गाड़ी बनाने के लिए किस प्राथमिक कच्चे माल का उपयोग हो रहा है? तो लौह इस्पात का उपयोग हो रहा है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग भारत के किन प्रमुख राज्यों में मुख्य रूप से केंद्रित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। उत्तर भारत और गुजरात का वह कौन सा शहर जो अपने विशाल सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। और कानपुर को बोलते हैं उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। यूपी का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? मैनचेस्टर यूपी का किसको बोलते हैं? तो मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का बोलते हैं कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को।
एशिया महाद्वीप में जापान देश किस प्रमुख नगर को कहा जाता है? मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओसाका को मैनचेस्टर कहते हैं, जापान का शहर है। भारत के किस प्रसिद्ध शहर को उसकी भारत के किस प्रसिद्ध शहर को उसकी सूचना प्रौद्योगिकी IT इंडस्ट्री की प्रचुरता के कारण सिलिकॉन घाटी बोलते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी बोलते, कर्नाटक की राजधानी है। विश्व की प्रसिद्ध IT कंपनियां एप्पल, इंटेल, HP मुख्य रूप से अमेरिका के किस क्षेत्र में विकसित हैं जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई पट्टी को कहा जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक खाद बनाने वाले प्रमुख कारखाने किन संस्थाओं द्वारा संचालित हैं? सिंड्री, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को के द्वारा संचालित हैं। अगला यहाँ पर कहता है भारत में चीनी उद्योग मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थापित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में। अगला यहाँ पर कहता है भारत में मोटर गाड़ियाँ बनाने के प्रमुख कारखाने किन बड़े शहरों में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर, गुड़गांव में स्थापित है। अगला यहाँ पर कहता है बिजली की भारी मशीनों हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाने में सरकारी कारखाने भारत में कहाँ पर हैं? भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर और हैदराबाद में। अगला यहाँ पर कहता है भारत में रेलगाड़ी के इंजन बनाने का मुख्य कारखाना चित्तरंजन लोकोमोटिव कहाँ पर है? तो चित्तरंजन आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा वाराणसी में डीजल इंजन भी बनते हैं। अगला यहाँ पर कहता है रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे कोच मुख्य रूप से भारत में कहाँ बनाए जाते हैं? पेरमपुर, तमिलनाडु और कपूरथला पंजाब में आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, हवाई जहाज वायुयान बनाने के मुख्य कारखाने भारत के किन शहरों में स्थित हैं? बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक महाराष्ट्र, कोरापुट ओडिशा में आपके स्थापित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 377 नंबर का कहता है मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान बनाने के प्रमुख उद्योग कहाँ पर हैं? तो भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु में है। ये जगहें इंपॉर्टेंट है, शायद मिलान वाले क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है ना। और तेल शोधन शालाएँ कहाँ पर हैं? डिगबोई असम, नूनमती गुवाहाटी, ट्राम्बे विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार, कोयली अंकलेश्वर, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाय, ठीक। नेक्स्ट, सीमेंट निर्माण का सबसे मुख्य कच्चा माल क्या है जो परतदार वर्ग की चट्टान में मिलता है? चूना पत्थर, ठीक है ना। और सीमेंट चूना पत्थर के अलावा सीमेंट बनाने में किन अन्य पदार्थों का मिश्रण है? सिलिका, बॉक्साइट, लौह एस्क और जिप्सम का आपका मिश्रण होता है। नेक्स्ट, भारत में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से किन राज्यों में बहुतायत पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में आपके पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे परिवहन के साधन, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, तीनों मार्गों की बात करेंगे। देखो, भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता तक इसका विस्तृत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है NH1 भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली को अमृतसर से आपकी जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है, सेकेंड है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता तक आपका जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है? तो ये आपका NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, क्योंकि किताब में आपके दिए गए हैं। भारत के 4 मुख्य महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले आपका कितना है ये 5846 2846 किलोमीटर लंबे मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बोलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। लंबाई कितनी है? 4016। भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 अंतिम छोरों को जोड़ता है, शहरों को जोड़ता है? असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। कितना है आपका? 3640 किलोमीटर तक जोड़ता है। अब हम बात करेंगे रेल मार्ग की, है ना, रेलवेज की बात करेंगे। तो भारत में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का सबसे मुख्य एंड बड़ा कौन सा साधन है आपका? रेल मार्ग, दूसरा सबसे बड़ा।
भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष किन दो स्टेशन के बीच में चली थी? 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में। भारत की पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब हम जल मार्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यातायात का वह कौन सा साधन जो सबसे सस्ता है और भारी सामान ढोने के लिए सर्वोत्तम है? तो जल मार्ग, वाटरवेज। जल मार्ग को मुख्य रूप से किन दो भागों में डिवाइड किया गया है? एक आंतरिक, एक आपका समुद्री। भारत का कौन सा राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग संख्या 1 जो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है गंगा नदी पर इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया के बीच में? ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो स्थानों के मध्य स्थित है जिसकी लंबाई कितनी है? 891 सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। केरल में चंपाकार तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर के जलमार्ग की कुल लंबाई 204 किलोमीटर। काली नाडा पुदुचेरी नहर और गोदावरी कृष्णा नदी तंत्र के जलमार्ग की कुल लंबाई 1095। भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कुल कितनी है? पर लगभग 200 छोटे छोटे बड़े पत्तन भी हैं। 7516। कितनी? 7516। अब वर्तमान में इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित कुछ मुख्य बड़े बंदरगाहों के नाम: मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मरमागांव, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन्नौर, न्याहवा सेवा। परिवहन के साधन, वायु मार्ग की बात करूं, एयरवेज की बात करूं तो भाई ये सबसे तीव्रगामी है, आधुनिक और अत्यंत महंगा है, वो है वायु मार्ग। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी जब इलाहाबाद नैनी के बीच पहली डाक डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ी? 1911 में। भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की विमानन सेवाओं के प्रबंधन और हवाई अड्डे के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। भारत के प्रमुख महानगरों में स्थित प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम क्या हैं? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चेन्नई में मीनाम्बक्कम है। नेक्स्ट, संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें। संदेशों, विचारों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को संचार कम्युनिकेशन बोलते हैं। भारत में डाक संचार नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संचार का वह कौन सा आधुनिकतम साधन है जो कंप्यूटरों को वैश्विक स्तर पर आपस में जोड़ता है? इंटरनेट जोड़ता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी और सन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शुरुआत इसकी 1927 में होती है। 1927 में होती है रेडियो। इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल का नाम क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन। दूर संवेदी उपग्रहों और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत की किस मुख्य अंतरिक्ष संस्था का योगदान है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। व्यापार और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें, वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादों के क्रय विक्रय, खरीदने बेचने की क्रिया को व्यापार कहा जाता है। जब व्यापार किसी देश की सीमाओं के भीतर अलग अलग राज्यों के या शहरों के बीच में होता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच में होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, दो देशों के बीच में होने वाला। किसी देश या अन्य देशों ने अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं मांगने की क्रिया को आयात बोलते हैं और बेचने की प्रक्रिया को निर्यात बोलते हैं। किसी देश के कुल आयात कुल निर्यात के मूल्यों के अंतर को आर्थिक भाषा में व्यापार संतुलन बोलते हैं। यदि किसी का निर्यात मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक हो तो कैसा व्यापार होगा? अनुकूल होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी का एक अंतिम सिलेबस का टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन। जितना भी दिया गया होगा, ऐसी अचानक घटने वाली भयानक प्राकृतिक घटनाएं जो बड़े पैमाने पर जनधन, पर्यावरण, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं उसे प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। वर्षा ऋतु में अत्यधिक भारी बारिश के कारण जब नदियों का जल अपने किनारों को लांघकर विशाल भूभाग को जलमग्न कर देता है, इस आपदा को बाढ़, फ्लड बोलते हैं। भारत में कौन सी नदी बेसिन बाढ़ की विभीषिका का सबसे अधिक प्रभावित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी नदी। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में।
जब किसी क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम या नाम मात्र की वर्षा होती है और जल के अभाव में फसलें सूख जाती तो इस स्थिति को सूखा या अकाल बोलते, ड्रॉट। भारत के किन भौगोलिक क्षेत्रों में सूखे की मार सबसे अधिक पड़ती है? तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, रायसीना आंध्र प्रदेश और बुंदेलखंड गुजरात के कुछ भाग। समुद्रों में उठने वाले भयंकर चक्करदार तूफानों को जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाते हैं उनको साइक्लोन बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों का असंतुलन, चट्टानों का खिसकना, भूकंप आता है, ठीक। आपदाओं के आने से पहले, उनके आने के दौरान, आपदा के बाद जन धन की हानि को कम करने के लिए सुनियोजित प्रयासों को आपदा प्रबंधन बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की नीतियों को बनाने और लागू करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बाढ़ आने की स्थिति में सुरक्षा के लिए नागरिक स्तर पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? निचले स्थानों को छोड़कर तुरंत ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। पीने के पानी व सूखे खाद्य सामग्री का संग्रह करना चाहिए बाढ़ आने पर, ठीक। पर्यावरण और उनके प्रकार की बात कर लेते हैं। हमारे चारों ओर पाए जाने वाला वह प्राकृतिक और सामाजिक आवरण जो हमें घेरे रहता है उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। दो भाग हैं, भौतिक पर्यावरण जिसे प्राकृतिक बोलते हैं, एक मानवीय या सामाजिक पर्यावरण, ठीक, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, उनको भौतिक या प्राकृतिक बोलते हैं। जो मानव बनाता है, मकान, सड़कें, पुल, उद्योग, वो आपका मानवीय या सामाजिक क्षेत्र का आता है। पर्यावरण प्रदूषण, उनके कारक, पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक है तो वो प्रदूषण है, पोल्यूशन है। कल कारखानों, वाहनों, ईंधन के जलने से निकलने वाली जो हानिकारक गैस है उससे वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कौन सी गंभीर समस्या जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। कारखानों के रासायनिक मलबे, सीवेज के गंदे पानी एंड घरेलू कचरे को नदियों में बहाने से जल प्रदूषण आपका हो रहा है। और भाई अत्यधिक कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि प्रदूषण हो रहा है। लाउड स्पीकर, कारखानों के सायरन, वाहनों के तेज हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण आपका हो रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। हमारे घरों, कारखानों, खेतों से निकलने वाला वह अनुपयोगी सामान जिसे फेंक दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ या कचरा, वेस्ट मटेरियल कहलाता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो मिट्टी में दबने पर कुछ समय बाद गल जाते हैं और खाद बन जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बोलते, जैसे पौधे, सब्जियां, कागज। कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातुओं के टुकड़े 100 सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में नहीं गलते, किस वर्ग में आते हैं? ये जैव अनिम्नीकरण में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को कम करने का, पुनः उपयोग करने और उन्हें नए स्वरूप में बदलने के सिद्धांत को 3R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3R का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। रिड्यूस, कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? इम्पोर्टेंट है। अगला देखो मेरे मित्र, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव या एकीकरण वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण के दौर में व्यापार, सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। जो कंपनियां किसी एक देश में स्थापित होने के बावजूद दुनिया के कई क्षेत्रों में उत्पादन और व्यापार करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। जनसंख्या और उनका वैश्विक वितरण की बात करूं, किसी निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को भौगोलिक भाषा में जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। विश्व में वर्तमान समय में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है आपका, चीन को भी पछाड़ दिया। मैदानी भागों, नदी घाटियों, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्वतीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या कैसी पाई जाती है? अत्यधिक सघन पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में नदियां हैं, मैदान आपका उपजाऊ है, खेती होती है, तो मैदान में जनसंख्या अधिक रहती है, पर्वत पठारों में कम रहती है, ठीक, क्योंकि यहाँ जीवन यापन के साधन आपके सुलभ होते हैं। अगला और अंतिम, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली दो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और वनों की अंधाधुंध कटाई। तो जितने भी मित्रों को ये PDF चाहिए, हमने आपको सब कुछ करा दिया, पूरा सिलेबस,
सौर मंडल से लेकर के अंतिम तक तीनों क्लास का 6 to 8 क्लास की आपकी ज्योग्राफी द एंड होती है। तो PDF ले लेना, 2-3 घंटे दबा करके पढ़ लेना, पूरा सिलेबस आपका द एंड हो जाएगा। कॉल या मैसेज इस नंबर पे आप लोग कर लो हमें।